आपने सुना होगा कि एलॉन मस्क ने कहा है कि कुछ ईयर्स में ही हम मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें मार्स में पहुंचने की, तो मार्स में पहुंचते पहुंचते 9 मंथ्स लग जाते हैं एंड वहां पे रहने में फिर 3 मंथ्स लग जाते हैं एंड फिर वापस आने में और 9 मंथ्स लग जाते हैं। तो इससे क्लियरली इंडिकेशन है 21 मंथ्स की यहां पर ड्यूरेशन हमें सफर करनी पड़ेगी मार्स में जाने और आने के टाइम पर। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर हम मार्स को कॉलोनाइज करना है तो ऐसा कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें हम डेज में ही मार्स में पहुंचेंगे, तभी जाकर हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतनी ड्यूरेशन लग गई तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम क्रिएट अगर कर ले, तो ये जो 21 मंथ्स की ड्यूरेशन है इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स एंड 6 डेज में। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 मंथ्स एंड 6 डेज, यानी कि मार्स में पहुंचने पर 3 डेज, वापस आने पर 3 डेज, वहां की रिसर्च पर 3 मंथ्स। इस वीडियो में हम सिंपली समझते हैं मार्स को कॉलोनाइज करने का मैकेनिज्म क्या होगा हमारे पास। देखिए, अब वो प्लैनेट्स जो दूर है सन से वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होगा एंड वो प्लैनेट्स जो नजदीक है सन के वो बहुत ही ज्यादा वार्म होंगे एंड वहां से जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस आएगी वो भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हो। तो ऐसे प्लैनेट्स में फिलहाल लाइफ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और कुछ प्लैनेट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में है, यानी कि लाइक जुपिटर। दैट्स व्हाई मार्स को ही यहां पर लिया जाता है कॉलोनाइज करने के लिए। अब कहानी को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं कि 1997 में नासा ने पहला रोवर भेजा था मार्स में, जिसे हम कहते हैं सोजोर्नर। 2001 में एक और रोवर भेजा गया वहां पे, जिसने ये कंफर्म किया कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस वहां पर अवेलेबल है। एंड आज हमें ये बात भी पता है कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है रिलेटेड मार्स में उसे कॉलोनाइज करने के लिए, सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वहां पर एटमॉस्फेयर की। CO2 की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में है, 96%, एंड ऑक्सीजन 0.13%, नाइट्रोजन 2.6%, आर्गन 1.6%, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08% एंड माइनर लेवल में वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन और भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन देखा आपने कि CO2 की मिकदार जो है वो बहुत ही ज्यादा है एंड नाइट्रोजन की मिकदार और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितने ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अर्थ में CO2 की जो मिकदार है वो 0.03% ही है एंड ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 70% के आसपास है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो यहां पर। सेकेंड थिंग जो यहां पर है, मार्स में कोई भी ओजोन लेयर प्रेजेंट है ही नहीं, जबकि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस तो हम सबको ही पता है। ये हमारी अर्थ से 15 to 30 किलोमीटर ऊपर होती है, जिसे हम कहते हैं द स्ट्रेटोस्फीयर, एंड जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से, यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेज से। थर्ड थिंग जो यहां पर है वो है मार्स में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की कॉस्मिक रेडिएशन से। फोर्थ थिंग यहां पर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है मार्स के रिलेटेड वो ये है कि ये एक ठंडा प्लैनेट है, तो हमें इसे वार्म अप करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमने वीडियो के पहले में ही, स्पीड प्रॉब्लम जो रिलेटेड है यहां पर मार्स के, क्योंकि वहां पर जाने में 9 मंथ्स लगते हैं, वापस आने में 9 मंथ्स लगते हैं एंड वहां पर रिसर्च में 3 मंथ्स, तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन है यहां पर। तो 5 प्रॉब्लम्स यहां पर आपके सामने हैं। सारे खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। अब इनके सॉल्यूशंस हमारे पास है या नहीं है ये जान लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल हमारे पास सॉल्यूशंस है एंड साइंटिफिकली है। सबसे पहला सॉल्यूशन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैसे लाएंगे हम मार्स में। देखिए, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे कॉमेट्स होते हैं स्पेस में, इनमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। कॉमेट्स को बम्बार्ड करना है मार्स में क्योंकि कॉमेट्स में ही नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना कोई भी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। कैसे? हम चले जाएंगे अपने बचपन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सीखते हैं हम कि प्लांट्स जो है वो CO2 को अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं और क्लोरोफिल के थ्रू ही ये प्रोसेस होता है। एंड ये क्लोरोफिल पाया जाता है काइनोबैक्टीरिया में, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगे। आई होप कि नाम आपने तो सुना ही हुआ होगा। अब जर्मन रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया कि काइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकता है मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंड क्रिएट कर सकता है ऑक्सीजन और फ्यूल भी। मार्शियन एटमॉस्फेयर का मतलब है कि मार्स में जो एटमॉस्फेयर है। तो बस कोई खास काम नहीं करना है, इन्हीं काइनोबैक्टीरियाज को अर्थ से यहां पर लेना है और मार्स में पहुंचा देना है, वहां पर वाटर के अंदर डाल देना है और ये खुद ब खुद एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे एंड वहां पर ऑक्सीजन रिलीज आउट कर देंगे।
अब सेकंड प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व कर देते हैं ओजोन लेयर के रिलेटेड। देखिए ये तो खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ओजोन का मतलब ही क्या होता है। ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम्स से बना हुआ होता है। अब क्यानोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है तो ओजोन की भी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गई है खुद ब खुद। अब तीसरी प्रॉब्लम यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देते हैं। तो रिसर्चर्स ने यह पाया है कि मार्स जो था इसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि टाइम के साथ ही डिसअपीयर हो गई है एंड इसे सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती थी ये मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डिसअपीयर हो गई, सन ने अपना काम स्टार्ट किया, सब कुछ खत्म हो गया मार्स में, यानी कि इसने अपना एटमॉस्फेयर कंप्लीटली लूज कर दिया। अब इस चीज को भी ठीक किया जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसे? बाय पुटिंग मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक शील्ड होता है मार्स और सन के बीच में जो कि एक मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट करेगा और मार्स को फिर से हैबिटेबल बनाया जा सकता है। अब फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो है वार्म अप के रिलेटेड, यानी कि कैसे हम मार्स को वार्म कर सकते हैं जो कि इतना ठंडा प्लैनेट है। किसी भी प्लैनेट को वार्म करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? 3, 2, 1, go. यस, द आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। देखिए कुछ काम खास नहीं करना है, सेटअप करनी है हमें फैक्ट्री जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करेगा और जो सन की रेडिएशन को फिर ये ग्रीन हाउसेस ट्रैप करेंगे एंड फाइनली वहां पर वार्म प्लैनेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर हम CO2 को इस्तेमाल करने के लिए बैठ गए तो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ऐसी चीज जिसमें सल्फर और फ्लोरीन होंगे वो ज्यादा जल्दी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इवन 1000 टाइम्स बेटर देन CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 टाइम्स बेटर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज कि मार्स जो है यानी कि उसकी सॉइल जो है इसमें दोनों फ्लोरीन एंड सल्फर पाए गए हैं। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम यहां पर स्पीड के रिलेटेड है, यानी कि जितना ही जल्दी हम मार्स में पहुंचेंगे उतने ही जल्दी हम वहां पर काम भी लगा सकते हैं एंड फिर वापस आ सकते हैं एंड फिर से कुछ साइंटिस्ट को भेज सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो स्पीड के रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी है। देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा बचपन में चला जाना पड़ेगा, यानी कि 9th क्लास में ऑलमोस्ट, जहां पर हमें सिखाया जाता था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम सब ने ही पढ़ा होगा, अब अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पहले रॉकेट के बेसिक मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और फिर इनसे प्रोड्यूस होने वाली हीट को नोजल से बाहर निकाला जाता है। नीचे की तरफ निकलती एनर्जी रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट। यानी कि अब ऐसे समझा जा सकता है, अब जितना ही नीचे से पुश ज्यादा मिलेगा इस रॉकेट को तो उतना ही ऊपर की तरफ रॉकेट जो है वो तेजी से मूव करेगा। एंड इसी पर रैप्टर को वर्क में लाया गया है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन को इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जो ड्यूरेशन है ईच साइड से वो 9 मंथ्स की हो गई है। अब इतनी ड्यूरेशन में हैबिटेबल किसी भी प्लैनेट को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इससे बेटर रास्ता निकालना है टाइम ड्यूरेशन को बचाने के लिए। क्या कोई और रास्ता है हमारे पास? यस, बिल्कुल है, आयन इंजन्स। देखिए ये इंजन जो है ये एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रिकली चार्जड एटम्स को जिसको हम कहते हैं आयन्स एंड ये रन करेगा फिर 2 लाख माइल्स पर आवर, यानी कि 90,000 मीटर्स पर सेकेंड। आप यहां पर स्पीड देख सकते हैं एंड इससे हम ट्रेवल कर सकते हैं 39 डेज में ही। बट अभी भी ड्यूरेशन जो है वो कुछ और भी कम अगर हम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो क्या ड्यूरेशन कम हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। व्हाट इज दैट? फोटोनिक प्रपोल्शन सिस्टम। ये सिस्टम एनर्जी लेगा ह्यूज सेट ऑफ लेजर्स से जो कि हमें मिलेंगी नन अदर देन वन एंड ओनली सन से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड जिससे हमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने? 3 डेज। एंड 2016 में ही एलोन मस्क ने अनाउंस किया है मार्स में सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए हम स्टारशिप्स बनाएंगे। रशियन एरोनॉटिकल कंपनी रोसकोमोस ने प्रोब भेजे हैं इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स। 2018 में नासा ने भी यहां पर काम लगाना स्टार्ट कर दिया है। 2021 में यूनाइटेड अरब इमाराट्स ने प्रोब भेजे हैं इनटू द ऑर्बिट अराउंड मार्स। फिर आगे चाइना ने भी लैंडर और रोवर भेजा है यहां पर। इंडिया भी तैयार है अपने मंगलयान 2 ऑर्बिटर से टू कलेक्ट डाटा इन ऑर्बिट। अब रेस जो है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो चुकी है मार्स में पहुंचने के लिए और मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए। लेकिन वहां पर सर्वाइव करने के लिए रोवर्स को लाना पड़ेगा, सोलर पैनल्स को लाना पड़ेगा, माइनिंग रोबोट्स को। जब ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तभी जाकर नेक्स्ट स्टेप जो है वो पॉसिबल है। अब क्या काम किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये किया जाएगा कि 24 मेंबर्स को चूज किया जाएगा जिन्हें 12 और 12 के ग्रुप में रखा जाएगा इनटू स्टारशिप्स अकंपनीड बाय कार्गो शिप्स। कार्गो शिप एक मशीन है जो कि इस्तेमाल होती है टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड यूज मटेरियल फाउंड ऑन मार्स। फिलहाल तो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर से ही काम चलाना पड़ेगा एंड स्पेस सूट्स में ही ट्रैवल करना पड़ेगा मार्स में।
एंड फिर आगे का स्टेप ये होगा कि 30 एस्ट्रोनॉट्स को और कुछ स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को भेजा जाएगा और वो फूड प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेंगे। एंड फाइनली यहां पर हम मार्स को हैबिटेबल प्लैनेट फिर बना सकते हैं साइंटिफिकली। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।